हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। कार्बोनेट्स कंपाउंड के इस लेक्चर में हम लोग इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्ट कॉमनली यूज कंपाउंड से कार्बन के, इस वजह से हम इसको क्लास 10th में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें इथेनॉल इथेनोइक एसिड की, तो इथेनॉल आपका एल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है, वहीं इथेनोइक एसिड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इथेनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां इथेनॉल की अगर हम बात करें तो इथेनॉल जो है ना, वो एल्कोहल फैमिली का दूसरा मेंबर है। ठीक है, एल्कोहल फैमिली का कौन सा दूसरा मेंबर है। फॉर्मूला अगर हम इथेनॉल का देखें तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये इथेनॉल का हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इथेनॉल जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत कम इन द सेंस -114 डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इससे कम करना पड़ेगा, मतलब -114 डिग्री से कम अगर आप टेम्परेचर कर देते हो, यानी -120 -130, तब जाके वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अदरवाइज अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस भी हो गया, -50 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो गया, तो ये क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस तो फिर भी बहुत ज्यादा है। तो इथेनॉल जो होता है आपका, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और इथेनॉल की सबसे खास बात या सबसे यूनिक बात क्या है, जो इसको यूनिक बनाती है, जिसकी वजह से हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसमें से एक यूनिक बात है इसका वाटर में सोल्यूबल होना। वाटर में ये हर प्रोपोर्शन में, जितना भी आप इथेनॉल ले लो, आप एक एक मतलब बीकर में अगर आप वाटर ले लो और 2 बीकर आप इथेनॉल ले लो, 2 बीकर इथेनॉल आप एक बीकर वाटर में अगर मिक्स करोगे तो भी वो डिसॉल्व हो जाएगा अच्छे से। मतलब ये हर प्रोपोर्शन में इथेनॉल जो होता है ना, वो हर प्रोपोर्शन में वाटर में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। और क्योंकि ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छा सॉल्यूबल है और ये सॉल्वेंट भी बहुत अच्छा है, मतलब इसमें आप किसी भी चीज को अगर मिक्स करोगे तो वो इजिली इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, इथेनॉल में डिसॉल्व हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी आप चीज लेते हो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, अगर इथेनॉल में आप चाहते हो कि वो डिसॉल्व हो जाए, तो इथेनॉल में डिसॉल्व हो जाएगा। इथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट। इथेनॉल क्या है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। और इथेनॉल के बहुत अच्छा सॉल्वेंट होने की वजह से इसका यूज अल्कोहलिक ड्रिंक्स में होता है, मेडिसिन में होता है। मेडिसिन जैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन हो गया आपका, ठीक है, आपका कफ सिरप्स हो गया, आपका बहुत सारी टॉनिक्स हो गई, उनमें यूज किया जाता है। अब आप इथेनॉल को देखोगे ना, कफ सिरप वगैरह का जो आप कॉम्पोजिशन देखोगे, कॉम्पोजिशन में लिखा होता है कि इसमें क्या क्या मिक्स है, तो आपको उसमें इथेनॉल दिख जाएगा। ठीक है, इथेनॉल मिक्स होता है, तभी कफ सिरप पीने के बाद नींद सी आती। ठीक है, या बहुत आलस आता है। अब इसका यूज अल्कोहलिक ड्रिंक्स में करता है, हालांकि ये कंडेम्ड है, इसका यूज नहीं करना चाहिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स का यूज नहीं करना चाहिए। अब कहना तो नहीं चाहिए, बट गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है ना, तो वो बहुत ज्यादा टैक्स जो उनको इन्हीं सब इंडस्ट्रीज से मिलता है, अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गए, तो इन सब की इंडस्ट्री से तो बैन करना भी थोड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। बाकी लोगों को खुद समझदारी दिखानी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इसका यूज सिर्फ और सिर्फ बॉडी को हार्म करता है। ये क्या करता है, माइंड को ऐसे स्टेट में ले जाता है जहां आपके माइंड से आप कंट्रोल खो देते हो, और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जिस वजह से आपको बहुत अच्छा लगता है, या जो लोग भी इसका कंजम्पशन करते हैं उसको, उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स का जो यूज है ना, वो तो हमें खुद एज ए इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लेथल। जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी जो इथेनॉल होता है ना, वो ऐसा नहीं कि प्योर इथेनॉल है, वो मिक्स्ड है, बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स है। ठीक है, वाटर मिक्स है और उसको डाइल्यूट किया जाता है। लेकिन अगर किसी ने गलती से भी प्योर इथेनॉल या प्योर अल्कोहल का कंजम्पशन कर लिया, तो उस कंडीशन में वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, हेल्थ के लिए काफी ज्यादा लेथल हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी जो है, किसी को भी प्योर इथेनॉल, यानी पहली बात तो प्योर इथेनॉल मिलना मुश्किल है, प्योर इथेनॉल अगर मिल भी गया तो कभी भी उसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लेथल हो सकता है, हेल्थ के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और आप सभी लोगों को पता है कि अल्कोहल का जो इफेक्ट है वो लीवर और किडनी जैसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है बॉडी में, उन पर पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई कुछ प्रॉपर्टीज इथेनॉल के बारे में। अब हम इथेनॉल के कुछ रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, इथेनॉल के अगर हम रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहला रिएक्शन इथेनॉल का सोडियम के साथ हम देखते हैं। तो अगर इथेनॉल का रिएक्शन हम सोडियम के साथ करा दें, तो इथेनॉल का रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ करा दें, ये मेरा रहा सोडियम और ये मेरा रहा इथेनॉल। अगर इथेनॉल का रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराते हैं, तो यहां हमें सोडियम इथॉक्साइड नाम का एक कंपाउंड मिलता है। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड नाम का एक कंपाउंड मिलता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सोडियम का रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसके साथ, इथेनॉल के साथ, तो एक सोडियम इथॉक्साइड, ये है हमारा सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, ये हमारा है
सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ ये सोडियम क्या करता है, जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ उसको रिप्लेस कर देता है और आयनिक बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, यहाँ आयनिक बॉन्ड बनाता है। ये प्लस लगाने का मतलब ये कि सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक है। इधर कार्बन, हाइड्रोजन ये सब तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं ना, ऑक्सीजन कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया पहला रिएक्शन जिसमें हम सोडियम का रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, इथेनॉल के साथ। सेकंड क्या है, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए जो इथेनॉल है ना, उससे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी इथेनॉल से हम इथीन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इथीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है इथीन का फॉर्मेशन, अगर आपके पास इथेनॉल है, अगर आपके पास इथेनॉल है तो आपको इथेनॉल में क्या करना है, इथेनॉल में आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करना है। क्या मिक्स करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करना है। कितने टेम्परेचर पर, 443 केल्विन पर। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, 443 केल्विन पर आपको क्या मिक्स करना है इथेनॉल के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस कंडीशन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा कौन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेट करने का, डिहाइड्रेशन का तो मतलब पता ही होगा, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की कमी होना। ठीक है, वाटर का जो शॉर्टेज है उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब यहां पर क्या करता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। तो वाटर मॉलिक्यूल को जैसे ही रिमूव करता है तो यहां पर क्या बनता है, इथीन बन जाता है हमारा, और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। तो यहां पर जो आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो खुद तो इथेनॉल से रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इथेनॉल में से क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर दे रहा है, जिससे इथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, इथीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो किस तरह काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका इथीन हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है रिएक्शन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में। इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का सेकंड मेंबर है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कौन सा मेंबर है, सेकंड मेंबर है हमारा इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है इथेनोइक एसिड का, CH3COOH। दिस इज आवर इथेनोइक एसिड। ठीक है, अच्छा इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड, इसको कॉमनली किस नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। अभी आप चैप्टर 2 पढ़ रहे होंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, तो वहां एसिटिक एसिड के बारे में जिक्र हो रहा था। वो एसिटिक एसिड कुछ और नहीं बल्कि इथेनोइक एसिड ही है। ठीक है, इथेनोइक एसिड को कॉमनली हम एसिटिक एसिड कहते हैं, कॉमन नेम इसका। अगर हम इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का 5 to 8% सॉल्यूशन लें, मतलब अगर हम वाटर लें, वाटर में 5 to 8% सॉल्यूशन किसका बना ले, एसिटिक एसिड का, तो इसको विनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं, विनेगर। अच्छा, विनेगर टर्म जो है बहुत कॉमन है, इसका यूज हम लोग करते हैं प्रिजर्वेटिव की तरह। विनेगर का यूज कैसे करते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह। पिकल्स वगैरह जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए हम लोग विनेगर को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। विनेगर बनता कैसे, विनेगर बनता है 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। जब वाटर में हम एसिटिक एसिड मिक्स करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए एसिटिक एसिड का पानी में, 5 to 8% ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 to 8% होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, विनेगर बनेगा। और विनेगर का यूज हम लोग प्रिजर्वेटिव की तरह करते हैं, क्या करने में, पिकल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने में मॉइस्चर से। ठीक है, अब यहां पर देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना इथेनोइक एसिड का, वो 290 केल्विन है। कितना है, 290 केल्विन, यानी कि कितना हो गया, ये 16 डिग्री सेल्सियस हो गया ना, अप्रोक्सीमेटली 16 या 17 डिग्री सेल्सियस, जो भी है मान लेते हैं 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब 17 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर हो गया तो इथेनोइक एसिड आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। और अगर इसका टेम्परेचर, इथेनोइक एसिड का टेम्परेचर अगर 17 से कम हो गया, 14 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो क्या होता है ना, विंटर्स के टाइम पर एसिटिक एसिड जो होता है वो फ्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली 4 डिग्री, 5 डिग्री या 6 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस टेम्परेचर पर इथेनोइक एसिड जो है वो फ्रीज हो जाता है, और जिस वजह से इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक
एसिड भी कहते हैं, जिस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है 17 डिग्री सेल्सियस से, जिस वजह से एसिटिक एसिड क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, क्योंकि 17 डिग्री से ऊपर ही वो लिक्विड फॉर्म में होगा, उससे नीचे वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर 17 से नीचे जाता है तो एसिटिक एसिड फ्रीज होने लगता है, और जिस वजह से एसिटिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। आ रही बात समझे, ग्लेशियल। अब क्वेश्चन आ सकता है व्हाई एसिटिक एसिड या व्हाई इथेनोइक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो यही रीजन है आपका, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 17 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस वजह से क्या होता है, विंटर्स के टाइम पर जब टेम्परेचर 17 डिग्री से नीचे चला जाता है तो आपका एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड फ्रीज हो जाता है, जिस वजह से इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब यहां पर अगर हम दूसरे एसिड से कंपेयर करें, जैसे HCl हो गया या आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, तो यहां पर आपका ये जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है या फिर आपका एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड की अगर हम बात करें, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, वो वीक होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है। HCl और H2SO4 जितना स्ट्रांग एसिड नहीं होता, ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो गई। आगे चलते हैं, अब कुछ रिएक्शंस को देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, तो रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड में सबसे फेमस और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में, समझते हैं, आइए। तो यहां पर अगर आपको एक आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है जिसमें आपको बोला गया है कि आप 1 ml इथेनॉल ले लो और 1 ml आप इथेनोइक एसिड ले लो। क्या करो, 1 ml इथेनॉल ले लो और 1 ml इथेनोइक एसिड ले लो, दोनों को मिक्स करो एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें थोड़ा सा H2SO4 यानी कोई भी एसिड ऐड कर दो, H2SO4 HCl कोई भी एसिड मिक्स कर दो और उसको थोड़ा हीट करो। क्या करो, उसको हीट करो, और उसमें क्या करो, जब हीट करने के बाद फिर उसको 20 मिनट्स के बाद आप क्या करो, एक वाटर में, उस मिक्सचर को एक वाटर में क्या करो, मिक्स कर दो। उसके बाद आप उसको स्मेल करो, तो आपको जो स्मेल आएगी वो एक सब्सटेंस के फॉर्मेशन की वजह से आएगी। उस सब्सटेंस को हम ईस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। तो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं किसी एसिड के प्रेजेंस में, तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, ईस्टर। क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं, और साथ ही साथ क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो क्योंकि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे ईस्टर, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, ईस्टरिफिकेशन। तो यहां पर अगर हम उसी तरीके से अगर हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का रिएक्शन कराए तो ईस्टर बना, तो वैसे कोई भी अल्कोहल अगर आप ले लेते हो, अल्कोहल, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई सा भी अल्कोहल लेते हो और कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो एसिड है वो HCl या H2SO4 हो सकता है। आपका ईस्टर बनेगा। क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। देखिए, ईस्टर कोई कंपाउंड नहीं है, मैं अपनी बात को भी करेक्ट करूंगा। ईस्टर कोई कंपाउंड नहीं, ईस्टर इज अ फैमिली ऑफ कंपाउंड्स। जैसे अल्कोहल क्या है, अल्कोहल कोई एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, अल्कोहल के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है। वैसे ही ईस्टर कोई कंपाउंड नहीं है, ईस्टर इज द फैमिली ऑफ कंपाउंड्स। कोई एक कंपाउंड को ईस्टर नहीं कहा जाता। ईस्टर क्या है, ईस्टर आपका एक फैमिली है कंपाउंड्स की। जैसे अगर आप इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को बनाओगे तो एक अलग टाइप का ईस्टर बनेगा, आप प्रोपेनॉल और प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन कराओगे तो वो एक अलग तरीके का ईस्टर बनाएगा। तो ये जो कंपाउंड है ना ईस्टर, ये एक फैमिली है कई सारे कंपाउंड्स की। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यहां पर जैसे अगर हम इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल की अगर हम बात करें, इथेनॉल जैसे हमारा क्या हो गया, C2H5OH हो गया, C2H5OH हो गया, और इथेनोइक एसिड क्या हो गया, इथेनोइक एसिड आपका हो गया, एक सेकंड, पहले हम इथेनोइक एसिड को लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे अभी बताता हूं। ठीक है, इथेनोइक एसिड क्या हो गया, CH3COOH, ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड ना, ऐसे ही लिखते हैं इसको। ठीक है, प्लस अब आपका अल्कोहल क्या हो गया, अल्कोहल आपका हो गया CH3, यहां पर अगर आपका अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में क्या होता है, OH जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है, और यहां पर होता है H, यहां पर होता है H। ठीक है,
तो ईस्टर कैसे बनेगा, ईस्टर कैसे बनेगा? तो जब देखिए आपका इथेनॉल और इथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है, बेसिकली यहां पर मेरा ये मेरा इथेनोइक एसिड और ये मेरा इथेनॉल है, तो जब ये रिएक्ट करते हैं ना, तो यहां से ये जो इथेनोइक एसिड में ये जो OH में से जो हाइड्रोजन होता है वो रिमूव हो जाता है और अल्कोहल में से OH रिमूव हो जाता है। ध्यान से देखना यहां पर क्या होगा, जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH होता है उसका H और अल्कोहल का जो OH होता है वो पूरा रिमूव हो जाता है और वो मिलकर के वाटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वाटर। और बाकी बचा जो आपका ये कंपाउंड है वो आपस में मिल करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम ईस्टर कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। अब यहां ये जो H हटा है ना, H की जगह, और यहां जो OH हटा है, तो ये जो कार्बन है इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना, और ऑक्सीजन को भी चाहिए। तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ ये चेन आकर के जुड़ जाती है, ये वाली चेन आकर के जुड़ जाती है ऐसे CH2 CH3, और ये वाटर अलग हो जाता है। तो ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या है? ये ईस्टर हो गया हमारा। ये क्या हो गया? ईस्टर। हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH होता है उसका H और अल्कोहल में जो OH होता है उसको हटाया, और वो H और OH मिलकर के क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। बाकी दोनों का आप ऐसे आपस में जोड़ दो, ये O किससे कनेक्ट कर दो? ये वाले ग्रुप से, CH2 CH3 वाले ग्रुप से आप कनेक्ट कर दो, ये CH2 CH3 वाले ग्रुप से कनेक्ट कर दो। कंपाउंड क्या बन गया? ये ईस्टर बन गया। ये ईस्टर। अच्छा, इस ईस्टर का भी नाम है, जैसे अल्कोहल में इथेनोइक एसिड का अलग नाम है, मिथेनोइक एसिड अलग, इस ईस्टर का क्या नाम है? तो नाम कैसे लिखेंगे? आपको ये ग्रुप देखना, ये ग्रुप किसका है? 2 कार्बन का है। कितने का है? 2 कार्बन का। तो ये हो गया इथाइल। क्या हो गया? इथाइल। और ये क्या है? यहां पर भी 2 कार्बन है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो ये हो गया इथेन। आप ई हटाओगे और OH जोड़ दोगे, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। अच्छा, नामकरण हमें नहीं करना अभी ईस्टर का, हमें ईस्टर की नेमिंग वगैरह नहीं सीखनी है। तो जैसे ये हो गया इथाइल इथेनोएट, वैसे मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट और मिथाइल इथेनोएट, ये सब कंपाउंड्स ईस्टर में आते हैं। ईस्टर में भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ईस्टर एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स है, ठीक है। तो ऐसे इनकी नेमिंग करी जाती है। तो ईस्टर कैसे बनाना है आपको? तो ईस्टर कैसे बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का जब रिएक्शन होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का H, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH में H होता है और अल्कोहल का जो H होता है, ये मिलकर के आपस में वाटर बना लेंगे। बाकी कंपाउंड्स क्या करेंगे? आपस में मिलकर के ईस्टर बना लेंगे। तो इस तरीके से ईस्टर बन गया आपका, ठीक है। ये आपका ईस्टर हो गया। आप बेसिकली अभी नाम नहीं लिखोगे, आप ये इथाइल इथेनोएट आप ये सब अभी 11th 12th में सीखोगे। अभी बस आप इसको ईस्टर कहोगे। क्या कहोगे? ईस्टर कहोगे। ये आपका ईस्टर बनके तैयार हो गया है, ठीक है। तो ईस्टर क्या होता है? ईस्टर एक ऐसा कंपाउंड है जो कब बनता है? जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, या फिर मैं कहूं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिएक्शन होता है किसी एसिड के प्रेजेंस में, तो वो ईस्टर बनाते हैं और साथ ही साथ क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। अब हम ईस्टर के बारे में बात कर ले। अच्छा, इसको लिख लीजिए आप, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ईस्टर के बारे में और चीज पढ़ते हैं अभी। चलिए ठीक है, इसको पॉज करके लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। ईस्टर की अगर बात करी जाए तो ईस्टर बहुत स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। इनका यूज परफ्यूम्स में या खाने वगैरह में फ्लेवर ऐड करने के लिए, ठीक है। जैसे हम कुछ खाना खाते हैं ना, कुछ डिशेस खाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो स्वाद के साथ साथ स्मेल भी अच्छा करती हैं, ठीक है। जो उनका टेस्ट होता है, टेस्ट के साथ साथ उनकी जो स्मेल होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो उन सब चीजों में क्या करते हैं? मोस्ट प्रोबेबली क्या मिला जाता है? ईस्टर मिला जाता है। ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, दे आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है। तो इनका यूज परफ्यूम्स बनाने में और फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह किया जाता है। अब यहां ईस्टर से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। जब हम ईस्टर का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे कराते हैं? ईस्टर का रिएक्शन जब हम ईस्टर का रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में आपका जो एक नया कंपाउंड बनता है, और इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या होता है, यहां पर जो ईस्टर होता है वो अल्कोहल वापस से हमें अल्कोहल दे देता है। वापस से क्या दे देता है?
अल्कोहल दे देता है और साथ ही साथ एक और कंपाउंड बनाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इसका यूज सोप फॉर्मेशन में होता है। किसमें होता है? सोप फॉर्मेशन में। तो इस रिएक्शन को कराने के बाद एक ऐसा कंपाउंड मिल रहा है जिसका यूज हम लोग सोप प्रिपरेशन में करते हैं। इस वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस वजह से इस रिएक्शन का नाम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। क्या है नाम? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन को देख लेते हैं एक बार। तो रिएक्शन क्या है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं। देखिए यहां क्या है, हम ईस्टर लेंगे अपना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं फिर से कि ईस्टर सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से नहीं बनता। प्रोपेनॉल प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेनॉल इथेनोइक एसिड, मिथेनॉल इथेनोइक एसिड, सब जितने भी अल्कोहल है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनका आपस में अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको ईस्टर बनेगा, आपका ईस्टर बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अभी हमने जो देखा है, हमने अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से बनने वाले ईस्टर की बात करी, जो क्या था? इथाइल इथेनोएट था। उस ईस्टर का नाम क्या था? इथाइल इथेनोएट। और भी होते हैं, मिथाइल इथेनोएट होते हैं, मिथाइल मिथेनोएट होते हैं, ठीक है, प्रोपाइल प्रोपेनोएट होता है। तो होते हैं, बहुत सारे ईस्टर्स होते हैं। तो अभी हमें वो नहीं जानना अभी, ठीक है, बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि ये भ्रम मत रखना कि सर सिर्फ अल्कोहल का इथेनॉल ले लेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड से इथेनोइक एसिड लेंगे और ईस्टर बन जाएगा। तो ईस्टर एक कंपाउंड नहीं है, ईस्टर इज द फैमिली ऑफ कंपाउंड। जैसे अल्कोहल एक फैमिली है जिसमें कई सारे कंपाउंड्स हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे, बहुत बार रिपीट कर दी मैंने ये बात। अब सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में आते हैं तो हम ईस्टर लेते हैं, जो कि हमारा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से बना था। क्या बना था इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से? बहुत आसान है लिखना, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये बना था, यही बना था ना। कैसे बना था, याद कैसे करोगे? देखो ये अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते तो क्या लिखते? CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो OH में से H हटाना है कार्बोक्सिलिक एसिड में से, और इथेनॉल का OH हटा देंगे तो यहां पर जो बचेगा इथेनॉल वो जाकर के जोड़ देंगे किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। H हटाने के बाद जहां H हटा वहां पर जोड़ देंगे, बन जाएगा ईस्टर आपका। बहुत आसान है, फिर से देख लो, फिर से देख लो। जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये होता है R इन द सेंस आगे कोई भी चेन हो सकती है, आगे CH3 वाली चेन है, ठीक है। अब यहां पर R है और यहां पर लगा है डबल बॉन्ड O और यहां लगा है OH, ठीक है। और ये हमारा इथेनॉल है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया कोई। प्लस अगर हमारा अल्कोहल होता है तो अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में यहां पर CH2 R OH। तो आपने क्या करना है, ये आपका, अब यहां पर आगे R जो है ये चेन है, आगे चेन लगी हुई है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये मिथेनॉल भी हो सकता है, ये प्रोपेनॉल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर आपका जो H है, कार्बोक्सिलिक एसिड का H और इथेनॉल का OH आपको हटा देना है। तो H और OH मिलकर के वाटर बना देंगे। अब यहां से O से आपने H हटाया है ना, O से आपने H हटाया है, तो इस O के पास आप क्या कर दो? CH2 जोड़ दो और जो बची हुई चेन है वो जोड़ दो। ये आपका ईस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। बहुत आसान है ईस्टर बनाना, ठीक है। एग्जाम में अब बहुत बच्चे फॉर्मूला रटने लगते हैं, नहीं याद होता सर, नहीं याद हो रहा है, मिस्टेक हो जा रही है, वो इधर उधर प्लेस कर दे रहे हैं। तो रटो नहीं, कॉन्सेप्ट लगाओ कैसे बन रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहां पर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन पर आते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका ईस्टर हो गया और आपने इसका रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये आपका जैसे ही रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो होगा क्या? यहां पर वापस से आपका अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल कैसे बनेगा? ये जो O के साथ जो ये जुड़ा हुआ था ना, ये इसमें OH, ये जो NaOH का OH है वो जाकर के इससे जुड़ जाएगा। तो आपको क्या बन जाएगा? आपका रिस्पेक्टेड अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है। आपका रिस्पेक्टेड अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 OH, क्योंकि जो CH2 है यहां पर OH आके जुड़ेगा क्योंकि यहां का बॉन्ड टूटेगा। प्लस आपका यहां पर जो O है ना, O के साथ अब Na जुड़ जाएगा। अल्कोहल का जो ग्रुप था वो अलग हो गया है और वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका Na आकर के ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको लिख सकते हो CH3COO Na लिख सकते हो, ठीक है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो जब आप रिएक्शन कराते हो ईस्टर का किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका अल्कोहल वापस आपको मिल जाता है, वो अल्कोहल जिसका यूज किया गया था ईस्टर बनाने में। अगर यहां पर इथेनॉल यूज हुआ है तो इथेनॉल ही मिलेगा आपको।
ईस्टर बनाने में अगर इथेनॉल का यूज है तो इथेनॉल मिलेगा, मिथेनॉल का यूज हुआ होता तो मिथेनॉल मिलता, प्रोपेनॉल का यूज हुआ होता तो प्रोपेनॉल मिलता, ठीक है। क्योंकि इसी चेन में वापस जो अल्कोहल वाली चेन थी जिससे OH हट करके O से जो जिस चेन से OH हटा था और वो चेन जाकर के O से जुड़ गई थी, उसी चेन में वापस अगर आप OH ऐड कर दोगे तो आपको वही वापस से अल्कोहल मिल जाएगा, साथ ही साथ ये O के साथ Na ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम तो सबको पता है, ये आपका इथेनॉल है। इसको क्या कहते हैं, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, लेकिन अब यहां पर क्या हो गया, H की जगह Na आ गया है, तो ये सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, सॉल्ट। सॉल्ट क्यों बन गया, क्योंकि CH3COO यहां O पर निगेटिव चार्ज है और Na पर पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने जब बॉन्ड बनाया तो यहां पर आयनिक बॉन्ड बनाया और ऑक्सीजन ने सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहां पर O माइनस आ गया और Na प्लस हो गया, तो ये सॉल्ट बन गया। ये हमारा बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हवा में ही एसिड नहीं कहते कि मन कर रहा है तो एसिड कह दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्यों, ये आपको पता होना चाहिए क्यों है एसिड, क्योंकि जैसे अगर मैं इथेनोइक एसिड को ही ले लेता हूं CH3COOH, तो यहां पर सब सारे बॉन्ड्स कोवेलेंट होते हैं एक्सेप्ट एक। यहां पर ये जो O और H के बीच का बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में ऐड करते हो तो ये आयंस में ब्रेक डाउन करते हैं, ये आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहां पर ये आयन है ना, यहां H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हो रहा है, H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, जिस वजह से हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हैं। आ रही बात समझ में। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, यहां पर आपका H हट गया, Na जुड़ गया, तो ये सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, मेटल जुड़ गया ना, तो ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी लंबी चेन, लार्ज चेन ऑफ, लंबी चेन, लंबी चेन का मतलब जिसमें कार्बन बहुत ज्यादा है, 15 कार्बन, 16 कार्बन, 17 कार्बन, इतने कार्बन की जो लंबी चेन होती है उनका यूज करते हैं सोप फॉर्मेशन में। यही सोडियम सॉल्ट की होती है, वो जो चेन होती है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, उनका यूज करते हैं क्या करने के लिए, सोप बनाने के लिए। क्योंकि इस रिएक्शन के थ्रू एक ऐसा कंपाउंड मिल रहा है जिसका यूज सोप बनाने में करा जा रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। आ गई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। अब यहां पर और देखते हैं, अब अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का तो क्या मिलेगा। तो आप सब समझदार हो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक एसिड है। अगर कोई भी बेस ले लिया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराया, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड के साथ करा लिया हमने, तो मेटल का बेस का रिएक्शन एसिड के साथ क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर भी आपको क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड का H प्लस अलग हो जाता है और बेस का OH माइनस अलग होकर के वाटर बना लेते हैं, और बाकी बचा जो आयंस होता है वो आपस में जुड़ जाता है। अब जैसे CH3COOH में से H हट जाएगा तो CH3COO बचेगा, और NaOH में से OH हट जाएगा तो Na बचेगा, तो Na और CH3COO ऐड हो जाएंगे और आपका वही बनाएंगे जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में बन रहा था। क्या बन रहा था, यही बन रहा था ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक एसिड है जिसका रिएक्शन बेस से हुआ है, तो क्या बना है, सॉल्ट एंड वाटर बना है। क्या बना है, सॉल्ट एंड वाटर बना है। अब अगर हम मेटल कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे तब क्या बनेगा। तो आपने मेटल एंड नॉन मेटल में ये पढ़ा था कि जो मेटल, क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था, चाहे मेटल कार्बोनेट हो, चाहे मेटल कार्बोनेट हो, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, चाहे मेटल कार्बोनेट हो, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इनका रिएक्शन जब एसिड से होता है, एसिड से होता है तो क्या बनाते हैं, तब ये सॉल्ट बनाते हैं, और क्या, CO2 गैस रिलीज होती है, और क्या, वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है ना, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और वाटर बनता है। तो अगर आप बताओ मुझे, अगर आप मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराओगे तो क्या यही चीज नहीं बनने वाली, यही चीज बनेगी सर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या है, एसिड है, वो भी H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रही है। तो यहां पर अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेता हूं, आप सोडियम कार्बोनेट ले लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट, फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज ही बनेगी।
मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेता हूं और रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो क्या होगा, इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर यहां पर आपका क्या बनेगा, वही बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट फिर से बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि सॉल्ट जो बन रहा है वो किस एसिड से बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में CO2 रिलीज हो जाएगा और वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है किसका, मेटल कार्बोनेट के साथ, किसका किसका भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड, क्योंकि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले लो वो यही रिएक्शन करके देगा आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसको अच्छा लिख लो आप लोग। अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए पीपीटीज का नोट्स भी बना रहे हो ना, या जो मैं बता रहा हूँ बोर्ड्स पर लिख रहा हूँ, वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब मोर देन एनफ है, आप उसकी मदद से भी अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, काफी इतना। देखो हवा में बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब अगर मैं यहाँ पर पढ़ाने आ रहा हूँ, मैं आप सबको पढ़ाने आ रहा हूँ, तो मैं प्रिपेयर होके आऊंगा ना, कि मेरा कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो कि छूट जाए, मैं बच्चों को बता ना पाऊं। तो मैं खुद ही प्रिपेयर होकर के जा रहा हूं, मैं खुद ही मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आपकी थोड़ी मेहनत बच रही है। जितना पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो, और जो चीज लिख रहा हूं यहाँ पर उसको कॉपी में नोट डाउन करो। आपका नोट्स अपने आप एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप देखोगे कि आपने सब कुछ वो लिख रखा है जो कि जरूरत थी इस चैप्टर में पता होने की। इवन जो चैप्टर से थोड़ा अलग है, एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया, वो भी मैं चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। अभी जैसे ईस्टर के बारे में मैंने डिस्कस किया, अब बहुत लोगों को क्लियर ही नहीं होगा, उनको लगेगा ईस्टर एक कंपाउंड है, जबकि ईस्टर क्या है, फैमिली ऑफ कंपाउंड। ईस्टर में कई सारे कंपाउंड्स आते हैं, जैसे अल्कोहल एक फैमिली, वैसे ईस्टर एक फैमिली है, और मैंने नाम कैसे लिखते हैं वो भी समझाया थोड़ा सा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है अभी, तो मैं खुद ही एक्स्ट्रा लेके चलता हूं। तो आप जितना मैं यहां करा रहा हूं उतना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि आप इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का बताओ, कोई एक केमिकल टेस्ट करके बताओ कि आपको जो सॉल्यूशन दिया गया वो इथेनॉल या इथेनोइक एसिड है। तो ऐसे 2-3 रिएक्शंस मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, आप कोई सा भी एक लिख लेना। सबसे पहला रिएक्शन ये है कि अभी हमने देखा था कि जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ, अब यहां कार्बोनेट ले लेता हूं, वहां हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे सॉल्ट मिलता है। किसका सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, साथ में CO2 मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। अगर मैं सेम कंपाउंड ले लूं, मैं सेम सोडियम कार्बोनेट ले लूं और इसका अल्कोहल से रिएक्शन कराऊं, किससे रिएक्शन कराऊं, अल्कोहल यानी इथेनॉल से, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि आप अगर इथेनॉल लेते हो, और इसका ऑक्सीडेशन कराते हो, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 है, मैंने KMnO4 लिखा है, एल्कलाइन KMnO4। अगर आप क्या करते हो, आप अल्कोहल लेते हो और एल्कलाइन KMnO4 लेते हो, तो इसका ऑक्सीडेशन जब आप कराते हो तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और आपको क्या मिलता है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो एक तो ये दूसरा हो गया कि अगर इथेनॉल होगा तो उसका एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो आप यहां पर ये दूसरा रिएक्शन हो गया कि इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में और इथेनोइक एसिड बनता है। ठीक है, लेकिन इथेनोइक एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता KMnO4 के प्रेजेंस में। ये दूसरा केमिकल डिफरेंस हो गया। तीसरा केमिकल डिफरेंस क्या है, हमने देखा था जब हम सोडियम का रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल के साथ, तो क्या बनता है, आपका सोडियम इथेनोइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम इथेनोइड बनता है, सॉरी सोडियम इथॉक्साइड बनता है, नॉट इथेनोइड। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन वहीं अगर आप इस सोडियम का रिएक्शन कराओगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो अब आपको याद होगा कि सोडियम इज अ मेटल और कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, तो मेटल का एसिड से रिएक्शन क्या होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहां पर सॉल्ट बनेगा, और कौन सा सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट हमेशा। अब देखो भैया यहां पर H+ आयन अलग होगा और सोडियम जाके वहां जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, CH3COO Na बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहां पर देखिए, जब हमने सोडियम का रिएक्शन अल्कोहल में कराया तो हमें सोडियम इथॉक्साइड मिला, वहीं जब हमने सोडियम का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में कराया तो हमें क्या मिला, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। तो दोनों में डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये 1 2 3 ये 3 केमिकल रिएक्शन है जिससे आप इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। केमिकल डिफरेंस में आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, डिफरेंस भी पूछ लेता तो 3 डिफरेंस तो आपको मैंने ऐसे बता दिया। फिजिकल डिफरेंस में क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसको, यह तो आपने पढ़ रखा है, इसको मैं मिटा रहा हूं।
या नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ये डिफरेंस है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना या पॉज करके लिख लेना, आगे बढ़ते हैं। अगर हम फिजिकल डिफरेंस की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो इथेनॉल जो होता है ना, इथेनॉल ऑर्डरलेस एंड कलरलेस होता है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है। लेकिन वही इथेनोइक एसिड जो होता है, इथेनोइक एसिड, ये कलरलेस तो होता है लेकिन इसका स्मेल विनेगर जैसा होता है, ठीक है, ठीक है। पंजेंट स्मेल बोल सकते हैं इसको, विनेगर नहीं, पंजेंट स्मेल बोल सकते हैं, ठीक है। पंजेंट स्मेल होती, ठीक है, PUNGENT, पंजेंट स्मेल। अच्छा, और क्या, इथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -114 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या मेल्टिंग पॉइंट? इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये दूसरा आपका डिफरेंस हो गया, ठीक है। और क्या डिफरेंस लिख सकते हो आप लिख सकते हो कि ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, तो ये भी लिक्विड होता है लेकिन 17 डिग्री सेल्सियस से कम पर क्या हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है। तो इस तरीके से दो तीन डिफरेंस आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर लिख सकते हो, 2-3 डिफरेंस आप केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर लिख सकते हो। इस तरीके से इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का डिफरेंस भी हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे जो कि होगा सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट को पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सोप का क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है, सोप का मिसल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। काफी डीप में उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।